गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे आज का हमारा टॉपिक है एसी जनरेटर या एसी डायनमो। ठीक है, और ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, एक वीडियो में ये शायद पूरा कवर ना हो, तो हम इसे ना 2 वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये पहली वीडियो है। इस पहली वीडियो में सबसे पहले तो हम जनरेटर या डायनमो की कंस्ट्रक्शन हम समझेंगे। ये उसका डायग्राम जैसा जो बनाया है वो है, ठीक है। इसके पार्ट्स हम समझेंगे और उसके बाद हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की मदद से ना इस जनरेटर की वर्किंग समझेंगे, ठीक है। और सेकंड वीडियो में मैं आपको जो मैथमेटिकल एनालिसिस है इसके आउटपुट का, कैसे वो एसी है और उसका सारा मैथमेटिक्स जो है डेरिवेशन, वो हम सेकेंड वीडियो में करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं, पहले कंस्ट्रक्शन इसका समझते हैं। तो ये आपका एसी डायनमो या जनरेटर की एक रफ सी डायग्राम समझ लो। उसमें ये जो एस डैश है ना, ये है सॉफ्ट आयरन का कोर, ठीक है। एस डैश नाम दिया है, सॉफ्ट आयरन का कोर है ये। और इसके चारों तरफ एक कॉइल लपेटी है। कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो है n। सो टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स हैं कॉइल में। और कॉइल यहाँ तो हमने सिर्फ एक ही ऐसे घुमा के दिखाया है, लेकिन एक्चुअली में इसमें काफी सारे टर्न्स होते हैं, ठीक है। और इस कॉइल को हमने नाम दे दिया ABCD। ये कॉइल का मतलब इंसुलेटेड वायर होगी और वो उस आर्म, वो जो ये जो आपका सॉफ्ट आयरन का कोर है ना, इसके ऊपर ऐसे लपेट दी जाती है बड़ी बार, ठीक है। तो वो पूरा सिस्टम जो है सॉफ्ट आयरन का कोर और ये कॉइल का जो पूरा n नंबर ऑफ टर्न्स का जो लपेटा है, उसको आप एक साथ बुलाते हो आर्मेचर, ठीक है। सो ABCD जो है वो बन जाता है आपका अलोंग विद द सॉफ्ट आयरन कोर आर्मेचर कॉइल, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। सो आर्मेचर का मतलब वो बीच का एक बहुत मोटा बड़ा हिस्सा जिसके सेंटर में आपका सॉफ्ट आयरन है और उसके ऊपर आपने कॉइल के n नंबर ऑफ टर्न्स लपेट दिए हैं, ठीक है। अब हम इस नाम कॉइल को, रेक्टेंगल शेप में बनता है ना, इसीलिए इसको नाम देंगे ABCD, ठीक है। सबसे पहले ये समझो कि आपने जो अभी कॉइल देख रहे हो, मैंने ना ये थोड़ा टेढ़ा बनाया है, ये ऐसे टेढ़ा सा बनाया है ना। इसका रीजन क्या है? टेढ़ा बनाते हैं तो क्या शो करना चाहते हैं? कॉइल इस तरह से नहीं है, ठीक है, कॉइल ऐसे है। ये है टेढ़ा दिखाने का मतलब। यानी ब्लैक बोर्ड, ये जो व्हाइट बोर्ड है, कॉइल इसके पैरेलल नहीं रखी हुई है, बल्कि इससे ऐसे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये टेढ़ा दिखाने का, ये जो B से C टेढ़ा दिखा रहे हैं A to D, इसका मतलब है कॉइल ऐसे नहीं रखी है, पैरेलल नहीं रखी है व्हाइट बोर्ड को, बल्कि ऐसे रखी है, परपेंडिकुलर रखी है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अब इस कॉइल में आप देखो, वो 2 सिरे निकलेंगे ना लपेटने के बाद, एक सिरा और दूसरा लास्ट वाला सिरा निकलेगा। पहला सिरा जो है A से आने वाला जो एंड है, वो एक यहाँ पर रिंग है, ठीक है ना। ये ब्रॉन्ज की रिंग है, इसमें आपको यहाँ लगा दिया गया है, ठीक है, इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। और ये जो सिंबल है, ये सिंबल आपको समझाता है कि ये वाली तार जो D से निकल के आ रही है, ये रिंग 1 को टच नहीं कर रही है, ठीक है। अगर मैं देखो इसको ऐसे सीधे पास कर दूंगी, अगर मान लो अगर मैंने इसको ऐसे सीधे पास कर दिया, तो इसका मतलब है ये यहाँ भी रिंग को टच कर रही है, ये यहाँ भी कर रही है और फिर यहाँ आ रही है, ये ऐसे नहीं है। सो इसीलिए ये हम दूसरा जो शेप है ऐसा ये वाला, ये दिखाते हैं। ये शेप का मतलब है कि ये तार जो D सिरे से आ रही है, D साइड से आ रही है, वो रिंग 1 को बिल्कुल भी टच नहीं करती है, वो रिंग 2 को डायरेक्टली पहुंचती है, ठीक है। तो ये 2 रिंग्स के साथ ये दोनों एंड्स कनेक्टेड है। उसके बाद यहाँ B1 और B2, ये 2 ब्रश हैं, ये कार्बन के ब्रश हैं, ठीक है। इनका क्या काम है ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, पहले अरेंजमेंट समझ लेते हैं। फिर ये RL लोड रेजिस्टर है, ठीक है, जो B1 और B2 के अक्रॉस लिया है, जिसके अक्रॉस आपने आउटपुट लेना है। तो ये एक मोटा मोटी जो है ये आपका, अच्छा हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, ये 2 पोल पीसेस हैं,
ठीक है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ये पूरा मैग्नेट है, उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है। ये सिलेंड्रिकल शेप में है मैग्नेट, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप का जो मैग्नेट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देता है, इसीलिए ये सिलेंड्रिकल शेप में हमने मैग्नेट्स बनाए। ठीक है, अब इसमें और जो समझने वाली बात है, पहली बात, ये रिंग्स की क्या आवश्यकता पड़ी, है ना, ये रिंग्स की क्या जरूरत पड़ी, हम डायरेक्टली ये दो तारों को आरएल पर क्यों नहीं लगा दिया हमने। ठीक है, तो ये समझो आप, अगर ये दो तारों को हम डायरेक्टली आरएल पर लगा देते तो ये पूरा का पूरा जो आर्मेचर है ना, ये घूमता है। ये देखिए, ओमेगा से ये घूमता है। ये बीच में जो डॉटेड है, ये डॉटेड लाइन दिख रही है, ये एक्चुअली में क्या है, ये है शाफ्ट। अब आप बोलेंगे मैडम आप शाफ्ट कहाँ से आ गया, ये हम अगर पढ़ें, याद करें हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, तो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में क्या बोलते थे, कहाँ से स्टार्ट करते थे, बोलते थे नदी के ऊपर बांध बनाया, डैम, डैम ने नदी का पानी रोक करके उसको हाइट दी, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, नदी का पानी नीचे गिराया बहुत, तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। जब वो पानी नीचे गिरा तो नीचे टरबाइन है, टरबाइन घूमता है, ठीक है ना, टरबाइन यानी कि पंखा। जब पंखा घूमेगा तो पंखे के साथ ये जो रॉड लगी है ये भी घूमेगी, ये रॉड ये शाफ्ट है, समझ आ रही है बात। तो जैसे जैसे वो टरबाइन घूम रहा है वैसे वैसे ये शाफ्ट भी घूमता है, और ये शाफ्ट जब घूमता है तो ये इसके अंदर आर्मेचर के अंदर बिल्कुल टाइट फिक्स कर दिया गया है ना, बिल्कुल अच्छे से। तो जब ये शाफ्ट घूमेगा, शाफ्ट यानी कि रॉड है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, शाफ्ट यानी कि रॉड, जब ये रॉड टरबाइन वाली घूमेगी तो ये अपने साथ साथ इस आर्मेचर कॉइल को भी लेकर के घूमेगी। ठीक है, अब जब ये आर्मेचर कॉइल घूमेगी और आपने ये इसके साथ इधर ही मान लो आपने आरएल लोड रेजिस्टर लगा दिया होता तो वो भी घूमता रहता और ये तारें आपस में जुड़ जाती और शॉर्ट सर्किट हो सकता था, तारें आपस में जिसको बोलते हैं गुच्छा बना लेती है ना, तो वो सारा सर्किट खराब हो सकता था। ठीक है, तो वो तारों को आपस में इंटरट्वाइन होने से बचाने के लिए, आपस में एक दूसरे के साथ उलझने से बचाने के लिए ये रिंग्स लगाई हैं। ठीक है, अब जब ये कॉइल घूमेगा, आर्मेचर ऐसे ऐसे है ना, ऐसे ऐसे पूरा ये जब घूमेगा तो ये रिंग्स के ऊपर तार घूमेंगी, इस तरह से ये ऐसे घूमेंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये वाली तार भी इसी तरह से ऐसे घूमेगी। ठीक है, और जब ये घूमेंगी तो इन दोनों के बीच में कभी भी जुड़ाव, उलझन नहीं आएगी और तारे आपस में उलझेंगी नहीं। समझ आई बात। तो ये रिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये रिंग्स क्या करती हैं, इन तारों को उलझने से रोकती हैं। ठीक है, एक बात। अब ये ब्रश का क्या काम है, देखो आपको पता है कि जब ये तार इस रिंग के ऊपर बार बार घूमेगी तो घर्षण यानी कि फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन के कारण यहाँ पर हीट वगैरह प्रोड्यूस होगा, है ना, तो उसको फ्रिक्शन को हमको कम करना है। ठीक है, कम करना है तो यहाँ ये कार्बन की रॉड, ग्रीज, याद है ग्रीज क्या होता है, वो फ्रिक्शन को कम करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो कार्बन की ब्रश है यहाँ पर, ये एक तरह से ग्रीज का काम करते हैं। छोटे छोटे कार्बन पार्टिकल्स यहाँ पर, ये रॉड जब तार इधर आएगी ये अपने साथ यहाँ से कार्बन पार्टिकल्स लेगी और फिर वो कार्बन पार्टिकल्स आगे पूरे रिंग में फैलते जाएंगे तो फ्रिक्शन कम होता जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, कार्बन या ग्रीज इज अ वेरी गुड कंडक्टर, तो ये आरएल के साथ रिंग का कंडक्शन भी करती हैं, है ना, ये आरएल के साथ रिंग का क्या करती हैं, कंडक्शन भी करने को मदद करती हैं। तो ये जो ब्रश है ये दो काम करता है, एक ये ग्रीज प्रोवाइड करता है और दूसरा ये आरएल और रिंग के बीच में कंडक्शन प्रोवाइड करता है। यहां तक समझ में आ गया आपको। ठीक है, सो ये आपका बन गया कंस्ट्रक्शन मोटा मोटी। मैं आपको फिर से थोड़ा सा समझाती हूँ। ये शाफ्ट है यानी कि रॉड जो टरबाइन के साथ लगा है, जैसे जैसे ये घूमेगा अपने साथ ये आर्मेचर कॉइल को भी लेके घूमेगा, है ना। और ये नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट्स हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ठीक है, और ये रिंग्स यहाँ पर लगी हैं, ये कंडक्टिंग मटीरियल की हैं ताकि तार
तार जैसे जैसे घूमे आपस में एक दूसरे से उलझे ना, और ये आउटपुट है RL यानी कि लोड रेजिस्टर, जिसके अक्रॉस हम क्या ले रहे हैं, आउटपुट। ये कुछ भी हो सकता है। यहां पर तो ऑब्वियसली हैवी आउटपुट होगा तो ज्यादा बड़ा लोड रेजिस्टर लगाना है, लेकिन वैसे मैं आपको समझा रही हूं कि लोड रेजिस्टर कुछ भी चीज हो सकती है जिसके अक्रॉस आप आउटपुट लेते हो। जैसे मान लो आप गाने सुन रहे हो तो ईयरफोन भी आपका लोड रेजिस्टर है, टीवी देख रहे हो तो टेलीविजन का जो स्क्रीन है वो लोड रेजिस्टर है। यानी कुछ भी जिसके अक्रॉस आप आउटपुट ले रहे हो वो बन जाएगा आपका लोड रेजिस्टर। ठीक है, सो ये हो गई कंस्ट्रक्शन। अब इसकी वर्किंग समझनी है, ठीक है ना। तो सिंपल बात कि जैसे जैसे ये रॉड घूमेगी वैसे वैसे ये आर्मेचर कॉइल भी घूमेगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, हमने यूज करना है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। आप अगर मेरे साथ इसे करेंगे जैसे जैसे मैं कर रही हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले अपना राइट हैंड जो है उसकी 3 उंगलियां इस तरह से फैलानी है ताकि सब एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक है, अब ये अंगूठा जो है ये मोशन का डायरेक्शन बताता है, ये फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, और ये जो सेकंड फिंगर है ये करंट जो बनेगा कॉइल में उसकी डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो यहां पर हम प्रिंसिपल कौन सा यूज कर रहे हैं, प्रिंसिपल यूज करते हैं साइक्लोट्रॉन में EMI का। EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स बदला वैसे ही करंट इंड्यूस होगा कॉइल में। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैडम मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों बदल रहा है यहाँ पर, तो ध्यान दें, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो होती है, फॉर्मूला क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है BA cos थीटा। B क्या है, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है ना। A क्या है, वो जो कॉइल है उसका एरिया। ठीक है, ये कॉइल है, ये वापस आपने देखा मैंने टेढ़ा बनाया, क्यों बनाया है टेढ़ा, कॉइल ऐसे नहीं रखा है, कॉइल परपेंडिकुलर इस तरह से रखा है। ठीक है, अब इसका एरिया कहां से, एरिया वेक्टर कौन सा होगा, सो आप याद करो जो परपेंडिकुलर होगा लाइन एरिया को वो बन जाएगी एरिया वेक्टर। ठीक है, यानी जब मेरा कॉइल ऐसे रखा है ऐसे, ठीक है, तो एरिया वेक्टर इस तरह से जाएगा, ये देखिए आप, ये परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर जाएगा। मेरा कॉइल ऐसे घूम गया तो एरिया वेक्टर अंदर चला गया ब्लैक बोर्ड के, मेरा कॉइल ऐसे घूम गया तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में चला गया। अगर मेरा कॉइल ऐसे घूम के बाहर आ गया तो एरिया वेक्टर आपकी तरफ करेगा। सो एरिया वेक्टर हमेशा कॉइल से कैसे है, परपेंडिकुलर है। हाथ जो है वो कॉइल की पोजीशन दिखाता है और ये पेन जो है ये एरिया वेक्टर की पोजीशन दिखा रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको अभी बताया कि मेरा हाथ जो है ऐसे रखा हुआ है यानी कॉइल ऐसे है, तो एरिया वेक्टर ऐसे आएगा ना। ठीक है, इसका मतलब B की और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और B की डायरेक्शन सेम है, और जब ये डायरेक्शन सेम है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। लेकिन अगर ये कॉइल रोटेट करेगा, ये आप एरिया वेक्टर इसको मान लो, अगर ये कॉइल रोटेट करेगा तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बार बार क्या हो रही है, बदल रही है, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बदल रही है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू बार बार बदल रही है, और थीटा की वैल्यू बदलेगी यानी फाई की वैल्यू बदलेगी, फाई की वैल्यू बदलेगी यानी यहां पर क्या प्रोड्यूस होगा, कॉइल में इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, सो ये EMI के प्रिंसिपल पर यहां पर ध्यान देंगे, सिर्फ टरबाइन के घूमने से, टरबाइन के घूमने से ये रॉड घूमती है, ये रॉड घूमती है तो ये अपने साथ इस आर्मेचर कॉइल को पूरा गोल घुमाती है, लेकिन ये क्योंकि ये आर्मेचर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, दिख रहा है आपको, तो जैसे जैसे ये घूमेगा वैसे वैसे जो आपका एरिया वेक्टर है
अभी ऐसे है तो पैरेलल है, कॉइल ऐसे घूम गई तो 90 डिग्री, कॉइल ऐसे घूम गई तो अब 180 डिग्री, कॉइल घूम के ऐसे आ गई तो 270 डिग्री, वापस 360 या 0। सो जैसे जैसे आपका आर्मेचर घूमता है आपका एरिया वेक्टर भी घूमता है, और एरिया वेक्टर घूमने से थीटा बदलता है, और थीटा बदलने से फ्लक्स की वैल्यू बदलती है, और फ्लक्स की वैल्यू बदलने से इंड्यूस्ड करंट और ईएमएफ आता है, और वो इंड्यूस्ड करंट और ईएमएफ इस आर्मेचर, इस तार में आपको दिखाई देगा, और वही इंड्यूस्ड करंट आपको कहाँ मिलेगा, आउटपुट पर अक्रॉस आरएल मिलेगा। ठीक है, और इसीलिए हम कहते हैं कि एसी जनरेटर या डायनमो का काम क्या है, व्हाट इज द यूज है इसका, टू प्रोड्यूस ऑल्टरनेटिंग करंट। ये हमें ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करके देता है। ठीक है, समझ आ रही है। और इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल है, ये कौन से सिद्धांत पर, कौन से प्रिंसिपल पर चलता है, इसका प्रिंसिपल है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को यूज करेंगे। मैंने आपको अभी बताया फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, उसको हम यूज करेंगे। मेरे साथ साथ करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आपने करना क्या है, देखिए, आप अपने हाथ पर अंगूठा ए मान के चलो। ये अंगूठा जो है क्या है, ए। मैंने इसको डॉट के साथ दिखाया। सो आपका अंगूठा क्या है, ए है। ठीक है, अब अभी फिलहाल ये ऐसे है, यानी कॉइल यहां है, ये ए है। ठीक है, अब कॉइल घूम गई तो ए यहां पहुंच गया, फिर से कॉइल घूम गई तो ए अंदर की तरफ हो गया, वापस मैं हाथ ऐसे नहीं घुमा सकूंगी इसलिए ऐसे रखती हूँ, कॉइल ऐसे हो गई तो ए इधर आ गया, देखो, और फिर से पहली वाली पोजीशन आ गई। आपको आ रहा है समझ में? मैं एक बार दोबारा करके बताती हूँ। ये कॉइल है, अंगूठा ए पॉइंट दिखाता है, दिख रहा है, अभी बाहर की तरफ है, अंदर गई कॉइल, ए की मोशन, अंगूठे की मोशन को देखेंगे। पहले ऐसे था, मूव करके ऐसे गया, यानी ए जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है। ये देखिए, ऐसे अंगूठा ए है ना, ऐसे ऐसे था ना, पहले ऐसे था, है ना, पहले वाले में ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया, यानी अंदर की तरफ इसकी मोशन हो रही है। फिर यहां से वापस अंदर की तरफ गया, फिर बाहर की तरफ आया, ये ऐसे। ठीक है, अब ये ऐसे बाहर की तरफ आया, तो बाहर की तरफ आया और वापस बाहर की तरफ आया। ठीक है, यानी यहां से यहां जब जा रहे हैं तो ए इनवर्ड जाता है, यहां से यहां भी ए इनवर्ड जाता है, और यहां से यहां आने के लिए ए आउट हो जाता है और वापस ए आउटवर्ड आता है। ये समझ में आपको आ गया होगा। पहले इसकी प्रैक्टिस करो कि ये समझ में आ गया कि नहीं। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो ए आपको अपने आप बनाना आ जाएगा, आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ए एक बार आपने बना लिया तो फिर BCD आप अपने आप लिख सकते हो। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब दूसरी बात, ये मैंने क्या लिखे हैं, थीटा थीटा इस तरह से कैसे लिखे। मैंने आपको बोला जो आपका हाथ है, जो कॉइल बताता है, उससे परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर आएगा। तो अगर मैं इस मार्कर को देखूं तो ये मेरे कॉइल से परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर है। यहां पर पहली पोजीशन में बी की डायरेक्शन भी वही है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम है, इसीलिए थीटा हो गया कितना, 0। ये देखिए, अब जब मेरा कॉइल ऐसे घूमा है, ठीक है, तो ए देख लो, ए की पोजीशन सही है, बी की वही डायरेक्शन है, लेकिन ए मेरा ब्लैक बोर्ड के अंदर जा रहा है ना, ए मेरा कहां जा रहा है, ब्लैक बोर्ड के अंदर। तो दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। अब मेरा कॉइल फिर से घूमेगा, ऐसे हो जाएगा, यानी मेरा एरिया उस तरफ को जा रहा है, उस तरफ को, और बी मेरा इधर को जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री। यहां पर मेरा एरिया वेक्टर आपकी तरफ आ रहा है, बी इधर है, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, तो टोटल एंगल 270। वापस ये फर्स्ट वाली सिचुएशन आ गई, बी भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, इसीलिए ये आ गया आपका 360 डिग्री का आंसर।
ठीक है। सो ये एंगल्स भी आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। अब हम इसमें करंट निकालेंगे। करंट कैसे बनेगा, कौन सी डायरेक्शन में बनेगा, वो हमने निकालना है। कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज करना है। याद रखना है, ये मोशन, ये बी और ये आई, ठीक है। तो सबसे पहले मोशन, ए यहां से यहां जब कॉइल जा रही है तो ए का मोशन, हमने ए को ही लेके चलना है। ए का मोशन कहाँ है, अंदर, तो अंगूठा कहाँ जाएगा, अंदर। बी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अगर मैं अपने आपको अपना हाथ दिखाऊं, ए अंदर को जा रहा है, बी इधर को जा रहा है, तो उंगली कहाँ को जा रही है, नीचे को जा रही है, ठीक है। यानी करंट जो है वो कहाँ जा रहा है, नीचे को जा रहा है। तो बी से ए को जाएगा मेरा करंट, ठीक है। कहाँ से कहाँ जाएगा, बी से ए को ये जाएगा करंट। और अगर इसको लूप को कंप्लीट करना है, इसका मतलब ये डी से सी जा रहा है, ठीक है। मैं आपको दोबारा से सिर्फ हाथ करके दिखाती हूँ, लिखती हूँ 1 मिनट हाथ के ऊपर कि क्या क्या ये है। ये आ गया आपका मोशन बी और ये करंट की डायरेक्शन, ये देखिए, ये मोशन एम, ये बी और ये आई करंट की डायरेक्शन। मोशन अंदर को, बी इस तरफ को, तो ये जो उंगली है ये जा रही है नीचे को करंट की डायरेक्शन के लिए, ठीक है। अब यहां भी ए इनवर्ड है, तो फिर से ए अंदर, बी इस तरफ डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो उंगली कहाँ जा रही है, अंदर, इसलिए इधर भी बी से ए नीचे की तरफ करंट जाएगा और डी से सी, क्योंकि उसने सर्कल कंप्लीट करना है। अब ए बाहर आ रहा है, ये देखो ध्यान से, जब ए बाहर आ रहा है तो इसका मतलब मेरा मोशन अंगूठा बाहर को आ रहा है, तो अंगूठा बाहर को आ रहा है, लेकिन बी जो है वो बी, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही है, दिख रही है, और ये बाहर को आ रहा है ऐसे। तो अब उंगलियां तभी सेट होंगी जब ये बाहर को, बी उस तरफ पॉजिटिव, तो ये वाली करंट वाली उंगली ऊपर को जा रही है, यानी अब मेरा करंट ए से बी जाएगा और सर्कल कंप्लीट करने के लिए सी से डी आएगा। यहां भी ए बाहर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब करंट ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे मैंने अभी समझाया। सो ए से बी और यहां सी से डी। तो आप देखोगे कि करंट थोड़ी देर के लिए बी से ए जाता है और फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करके ए से बी जाता है, दिख रहा है आपको। इसका मतलब करंट अपनी डायरेक्शन क्या करता है, चेंज करता है, ठीक है। और जो करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है वो नेचुरली ऑल्टरनेटिंग करंट ही होगा। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट एसी फ्लो कर रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसका मैथमेटिकल स्टेप मैं अगले डेरिवेशन में, अगले वीडियो में बताती हूँ।